रात की गहरी चुप्पी में, जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, दूर पहाड़ियों पर बनी एक पुरानी जर्जर हवेली पर चांदनी अपनी पीली रोशनी फैला रही थी। गांव के लोग उस हवेली का नाम सुनते ही सहम जाते थे। कहते थे, वो हवेली काली हवेली के नाम से मशहूर थी और वहां सदियों से कोई नहीं रहता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में पहले एक बेहद अमीर जमींदार विजयराज चौहान रहता था। उसकी मौत के बाद से हवेली वीरान हो गई। लेकिन उसकी मौत एक सामान्य मौत नहीं थी। कहते हैं, उसने अपने परिवार को खुद मार डाला और फिर अपनी जान ले ली। तब से वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बच्चों को वहां जाने की मनाही थी। लोग मानते थे कि जो भी उस हवेली में गया, या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। किरदारों का परिचय। 4 दोस्त। तहखाने की दीवार से निकला वो भयानक हाथ
धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। निशा ने कांपती आवाज में कहा, ये इंसान का हाथ नहीं है, ये किसी और दुनिया की चीज है। आरव ने टॉर्च उस हाथ पर फेंकी और जैसे ही रोशनी पड़ी, हाथ तुरंत पीछे हट गया और दीवार फिर से बंद हो गई। सन्नाटा छा गया, लेकिन अब चारों के कानों में एक नई आवाज गूंज रही थी, मंद स्वर में किसी स्त्री का रोना। कव्या बोली, ये रोने की आवाज ऊपर से आ रही है। हवेली की औरत। चारों धीरे धीरे तहखाने से निकलकर हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां बेहद लंबी और टूटी हुई थीं, जैसे सालों से किसी ने उन पर कदम न रखा हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा खुला मिला। कमरे में एक बड़ी सी झूलती हुई कुर्सी थी जिस पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक झूल रहे थे। उसका चेहरा छुपा हुआ था। वो धीमी आवाज में गा रही थी, लेकिन गीत किसी शोक गीत जैसा था। तुम सबको यहां आना ही था, अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। आरव ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें लाल और होंठ खून से भीगे हुए। वो चीखी, मैं विजयराज चौहान की पत्नी हूं। इस हवेली ने हमें मारा, हमारे खून से अपनी प्यास बुझाई, और अब तुम्हारी बारी है। हवेली की भूख। उसकी चीख के साथ ही पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगी। वो आकृतियां इंसानों की परछाइयों जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। सौरभ जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मुझे ये सब दिख क्यों रहा है? निशा ने उसकी आंखों में देखा और डर से चिल्ला पड़ी, ये तुम्हारे अंदर घुस चुकी है सौरभ, अब तुम हमारे बीच नहीं हो। अचानक सौरभ का शरीर ऐंठने होगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो पागलों की तरह हंसने लगा। अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, हवेली का गुलाम हूं। उसने आरव पर झपटा मारा। आरव ने किसी तरह बचकर पास रखा लोहे का रॉड उठाया और सौरभ को जोर से धक्का दिया। सौरभ दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। कव्या चीख पड़ी, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। निशान ने गुस्से में कहा, अगर हम उसे जिंदा भी ले गए तो वो हवेली का खिलौना बन चुका है। हमें सच जानना होगा, वरना हम सब मरेंगे। हवेली की डायरी। उसी कमरे के कोने में एक अलमारी थी। आरव ने उसे खोला तो उसमें वही पुरानी डायरी का दूसरा हिस्सा मिला। उसमें लिखा था, मैंने हवेली बनाने के लिए शमशान भूमि की जमीन ली थी। काली शक्तियों ने मुझसे सौदा किया, अमरता का, लेकिन बदले में उन्होंने मेरा परिवार, मेरी आत्मा और मेरी हवेली ले ली। अब यह हवेली मेरी नहीं, ये मौत की है। जो भी यहां आएगा इसका हिस्सा बन जाएगा। कव्य ने कांपते हुए कहा, मतलब हवेली कोई जगह नहीं है, ये एक जीवित दानव है। निशा ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और बोली, इसमें लिखा है, हवेली की आत्मा को खत्म करने का एक ही तरीका है, हवेली के दिल को नष्ट करना। आरव ने तुरंत पूछा, दिल? हवेली का दिल कहाँ है? निशा ने गहरी आवाज में कहा, डायरी कहती है, हवेली का दिल तहखाने के नीचे है, जहां कभी बलि दी जाती थी। अंतिम रास्ता। जैसे वो डायरी पढ़कर उठे, सौरभ की आंखें फिर खुली, लेकिन अब वो पूरी तरह हवेली के कब्जे में था। वो खून से सनी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग कभी हवेली के दिल तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। तीनों जान बचाकर दौड़े और सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उनके पास एक ही रास्ता था, तहखाने की नीचे जाना, जहां हवेली का दिल धड़क रहा था। और हवेली की ठंडी आवाज फिर गूंजी, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं।